हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों ये एक वीडियो वन शॉट होने वाली है और 4th चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसके अंदर कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं दोस्तों। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ आइए पढ़िए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर मिस करोगे दोस्तों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए आइए अब पहले पढ़ते हैं पहला टॉपिक। देखिए पहला टॉपिक है सुरक्षा परिषद के कार्य। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? पहले तो देखो सुरक्षा परिषद का काम क्या रहता है? विश्व के अंदर शांति कायम करना रहता है। क्या रहता है? विश्व के अंदर शांति बनाए रखना होता है। देखिए सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है, ठीक है। युद्ध या संघर्ष को सुलझाना इत्यादि ये सब इसके काम होते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या है? विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा पॉइंट देखिए सदस्य देशों की शिकायतों पर निर्णय लेना। दोस्तों देखो सदस्य देशों की शिकायतों पर निर्णय लेना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो भी सदस्य देश होते हैं उनकी कोई शिकायत होती है तो उसके ऊपर भी ये विचार विमर्श करते हैं। यदि कोई सदस्य देश किसी अन्य देश के खिलाफ शिकायत करता है तो उस परिषद उस पर विचार कर समाधान का प्रयास करती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या करती है? न्यायालयों की मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी ये करती है। देखिए सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। किसके साथ मिलकर? महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आक्रमण या कब्जे की स्थिति में कार्यवाही। देखिए अगर कोई देश किसी अन्य देश पर आक्रमण करता है तो सुरक्षा परिषद सख्त कार्यवाही करती है। तो दोस्तों तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आपको इसी तरीके से लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है विश्व शांति बनाए रखना, दूसरा सदस्य देशों की शिकायतों पर निर्णय लेना, तीसरा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, चौथा पॉइंट आक्रमण या कब्जे की स्थिति में कार्यवाही करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन करना है। मतलब हमें बताना है कि भारत किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यता का हकदार है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए निम्नलिखित तरीकों से हम इसके पक्ष में बात कर सकते हैं कि जो भारत है वो यूएनओ का एक स्थायी सदस्य बनने के लायक है। तो पहला पॉइंट देखिए भारत वैश्विक महत्व। देखिए भारत की वैश्विक महत्व, भारत की विशाल आबादी और अर्थव्यवस्था इसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती है। तो पहला कारण ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और आबादी है इसके कारण भी भारत बन सकता है दावेदार। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था और विविधता में एकता। देखिए भारत एक सफल लोकतांत्रिक देश है जो विविधताओं में एकता बनाए रखता है। विविधताओं मतलब क्या? इतने सारे जाति धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र कायम है दोस्तों। अगला पॉइंट है थर्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भागीदारी। क्या है कि भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या कर रहा है? अपनी भागीदारी को निभाता हुआ आ रहा है, ठीक है। और शांति अभियानों में भाग लिया है। फोर्थ पॉइंट आर्थिक और सेना ताकत। क्या दोस्तों? आर्थिक और सेना ताकत। देखिए भारत एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और सेना सामर्थ्य रखता है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान। अब भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता आया है, ठीक है, इस कारण भी। अगला विश्व शांति का समर्थक देश। देखिए भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया और विश्व शांति का समर्थन किया, ठीक है दोस्तों। तो भारत इन सभी कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने के हकदार में है या दावेदार है। तो हम कह सकते हैं ना भारत की वैश्विक महत्ता, अर्थव्यवस्था और आबादी के स्तर पर, दूसरा लोकतांत्रिक, जो हमारा भारत जो लोकतांत्रिक देश है, इतनी सारी विविधताओं में भी लोकतंत्र को बनाए रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सक्रिय भागीदारी, शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्थिक और सेना ताकत इसकी मजबूत होती जा रही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान देता आया है शुरू से ही, कभी भी योगदान देने से चूका नहीं है। विश्व शांति का समर्थक देश, ये हमेशा विश्व शांति की बात करता है। जब यूएसएसआर और यूएसए जब इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था दोस्तों, तब भी इसने क्या करा था? गुट निरपेक्षता अपना रखी थी। गुट निरपेक्षता क्या होता है? किसी भी गुट में शामिल ना रहकर अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार आ रखा है क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आता है। देखिए
संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव है। तो देखिए जरा ध्यान से, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का या संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसका कार्य विश्व शांति बनाए रखना है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या? 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो देखिए पहले स्थायी और अस्थायी सदस्य देखो, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, कौन दोस्तों दोबारा बोलेंगे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है जिन्हें वीटो पावर मिलता है। वीटो पावर क्या होता है दोस्तों? निषेधाधिकार। मतलब इन 5 देशों के पास अगर कोई बिल या कोई बिल पेश किया जाता है तो इसमें से अगर कोई एक देश भी अगर मना कर देता है तो वो चीज़ क्या होता है, आगे जाके प्रोसीड नहीं होती है, पास नहीं होती है। ठीक है, आगे वीटो पावर और निर्णय प्रक्रिया देखिए, सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है। देखिए सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 देशों का समर्थन जरूरी है, लेकिन 5 सदस्य देशों का समर्थन भी अनिवार्य होता है। अगर 5 में से एक भी नहीं अगर असहमति जताएगा तो वो जो होगा पारित कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता। देखिए पहले सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्या है? कई देशों ने स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने और वीटो पावर को समाप्त करने की मांग की है, क्योंकि देखो वीटो पावर एक ऐसी चीज है जिससे वैश्विक लेवल पे कोई भी चीज होती है तो उसमें इन 5 लोगों का जो है सहमति जरूरी होती है। अगर इनमें से कोई भी एक देश अगर असहमति जताता है तो वो चीज नहीं होगी। ठीक है, स्थगित कर दिया जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह अधिक प्रतिनिधित्व पूरक और प्रभावी बन सके। अब दोस्तों क्या है कि देखो जो स्थायी सदस्यता है ये 5 ही देशों के पास है। ठीक है ना, और ये 5 ही देश अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। तो यही बात है, यही सारी चीजें हैं जो कि सुधार को लेकर आती हैं। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में किस प्रकार से सुधार किया जाए और उसमें क्या सुधार करने में कौन सी समस्या आ रही है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ढांचे में सुधार के लिए लंबे समय से सुझाव दिए जा रहे हैं। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार करने के लिए लंबे समय से सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सुधारों को लागू करने में कई गंभीर कठिनाइयां आ रही हैं, जिसमें प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित है। दोस्तों पहला देखिए, स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने का विवाद। क्या है? जो स्थायी सदस्य 5 है उसकी संख्या को बढ़ाने की बात की जाती है। देखिए कई सुझावों में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए और किस आधार पर दी जाए। मतलब कितने देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए और किस आधार पर दी जाए, ये एक बात नहीं लिया जा रहा है, इस पर निर्णय लिया जा रहा है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि विभिन्न देशों की अलग अलग राय होती है इस पर। ठीक है, जिससे समझौता करना कठिन हो रहा है। तो मतलब इस चीज पर भी अभी क्या विवाद चल रहा है कि किस आधार पर दिया जाए और कितने देशों को दिया जाए। ठीक है, तो पहला यही चीज है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है स्थायी सदस्यता को समाप्त करने का विरोध। अब क्या करते हैं, कई लोग इसका विरोध करते हैं कि स्थायी सदस्यता को समाप्त करने का विरोध। देखिए कुछ देशों का मानना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को समाप्त कर देना चाहिए। मतलब क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थायी सदस्यता खत्म, मतलब चीन, ये अमेरिका, रूस और जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सबको इनकी सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यह एक मुश्किल कार्य है क्योंकि स्थायी सदस्य देशों का वीटो पावर विशेषाधिकार है और यदि इन देशों में स्थायी सदस्यता छीन ली जाए तो यूएनओ में अपनी भागीदारी कम कर सकते हैं, जिससे संगठन कमजोर हो सकता है। क्योंकि देखिए जितने भी ये बड़े-बड़े जिसका वीटो पावर है, बड़े-बड़े जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ये जो रूस है और चीन है, ये बड़े-बड़े देश हैं, इसमें इनका समर्थन रहता है। बजट में अपना पैसा सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है वो यूएनओ के बजट में योगदान देता है। ठीक है, तो क्या है, इस संस्था को समाप्त करने का विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका ऐसे सुपर पावर अपना हाथ पीछे कर लेंगे और यूएनओ संगठन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थायी सदस्य देशों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव। देखिए अस्थायी सदस्य देशों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव। अब जो 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं उनके पास अधिक अधिकार होना चाहिए, इसका प्रस्ताव। देखिए कुछ देशों ने यह सुझाव दिया
है कि इस अस्थायी सदस्य देशों को निर्णय लेने में अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। हालांकि ऐसा करने से सुरक्षा परिषद की कार्यपालिका में जटिलता आ सकती है, क्योंकि 15 सदस्य देशों के बीच निर्णय लेने और भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे संगठन की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। मतलब देखो क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अनुसार कि अस्थायी सदस्य देशों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव, अगर हम अस्थायी सदस्य देशों के पास अधिक अधिकार दे देंगे तो कोई भी जो प्रस्ताव होगा उसको और ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी पास होने के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्पष्टता की कमी। अब स्पष्टता की कमी है कि किस आधार पर कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कितना सेना बल होना चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, किस आधार पर किसी देश को स्थायी सदस्यता देना चाहिए। देखिए स्पष्टता की कमी। देखिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है, जैसे कि आर्थिक ताकत, सेना शक्ति, यूएनओ के बजट में योगदान या बड़ी आबादी वाले देशों का चयन। इन पहलुओं को स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे सुधारों के कार्यान्वयन में भ्रम पैदा हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएनओ के अंदर सुधार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार के लिए सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाइयां हैं। इन सुधारों के लागू होने में जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है और विभिन्न देशों के विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण सुधार कार्य को सफलतापूर्वक लागू करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ठीक है ना। तो यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से सुधारों को करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों था, ये 6 मार्क्स का आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नोट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अब बताना है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ को अपरिहार्य संगठन मानने के कारण। मतलब कि ये इतना बढ़िया संगठन है जो पूरे देश भर में अपना प्रभाव छोड़ रखा है, तो अपरिहार्य मतलब प्रभाव। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को एक अपरिहार्य महत्वपूर्ण बोलते हैं। ठीक है। संगठन मानने के निम्नलिखित कारण है। देखिए पहला, विश्व शांति को कायम रखना का उद्देश्य आपको पता ही है। वैश्विक मंच प्रदान करना। अब देखो वैश्विक मंच कैसे प्रदान करना, देखिए यूएनओ दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वह अपनी समस्याओं और शिकायतों को दुनिया के सामने रख सकता है। यह मंच देशों के बीच संवाद और समझौते के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो जो यूएनओ जो मंच प्रदान करता है वहां पे सभी देश के नेता आते हैं, तो वहां पे वैश्विक स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत शिकायतें हैं तो वहां पे हम कर सकते हैं, उसका समाधान तुरंत निकलता है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वैश्विक मंच प्रदान करना। तीसरा, अमेरिका की आलोचना करना। देखो अमेरिका की नीतियों पर आलोचना का अवसर। अब देखो जब यूएनओ जो होता है, यूएनओ के अंदर सब बैठे रहते हैं, तो वहां पे इसके जरिए मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए हम अमेरिका के ऊपर अंकुश भी लगा सकते हैं, उसका आलोचना भी कर सकते हैं। तो देखिए जबकि यूएनओ अमेरिका पर अंकुश लगाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है, यह फिर भी एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न देश अमेरिका की नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं। इससे वैश्विक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बनाता है। अब देखिए आगे के पॉइंट, पारस्परिक निर्भरता का दौर। अब देखिए इसको क्यों महत्वपूर्ण एक संगठन मतलब यूएनओ एक महत्वपूर्ण संगठन क्यों बनता है, इसका फोर्थ पॉइंट देखिए पारस्परिक निर्भरता का दौर, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, इसे कहते हैं पारस्परिक। देखिए आजकल के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। एक देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है और इस स्थिति में यूएनओ देशों को जोड़ने और उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ जो आज संबंध बना रहा है, तो उनके बीच में संबंध को कायम रखने का काम कौन करता है दोस्तों? यूएनओ करता है, पारस्परिक निर्भरता। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मानव जीवन की बेहतरी के लिए कार्यरत एजेंसियां। देखिए मानव जीवन के बेहतर बनाने के लिए कुछ एजेंसियां बनाई गई हैं, जिसमें क्या है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और यूएनडीपी मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। ये एजेंसियां गरीब देशों, पर्यावरण, महामारी और अन्य सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही है और मानव कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है दोस्तों। ठीक है। तो क्या करती है? मानव जीवन की बेहतरी के लिए ये कई सारी एजेंसियों का निर्माण किया है। ठीक है।
अगला, अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। देखो, अमेरिका सहित अन्य देश भी यूएनओ को आर्थिक मुद्दों पर दुनिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाते हैं या मानते हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब निष्कर्ष क्या निकला? इन सभी कारणों से यूएनओ को एक अपरिहार्य या महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है और वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। इसके विभिन्न कार्य और एजेंसियां दुनिया भर के देशों के लिए सहयोग और समर्थ का एक बड़ा स्रोत है। दोस्तों, ये भी जो आपका टॉपिक था 6 मार्क्स में आएगा कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक इम्पोर्टेंट या अपरिहार्य या महत्वपूर्ण संगठन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने तमाम जो पढ़े पॉइंट ये सारे आपको लिखने हैं एज इट इज अपने एग्जाम के अंदर। दोस्तों, ऐसे पॉइंट लिखोगे तो बिल्कुल भी एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स आएंगे। और दोस्तों, हमारा तो एम ही है 90+ करने का। दोस्तों, जुड़े रहिए हमेशा और पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूएनओ की स्थापना। देखिए, आप मैंने इसे लास्ट में क्यों पढ़ाया है, अब ये जो क्वेश्चन है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए यूएनओ की स्थापना। देखिए, यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। इससे पहले 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ मतलब लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना था। लेकिन यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह से असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जनहानि और संपत्ति का नुकसान हुआ। देखो, जो लीग ऑफ नेशन था वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। उस युद्ध के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना एक नई उम्मीद के साथ की गई थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और यूएनओ की शुरुआत में 51 देशों ने सदस्यता ली थी। जब यूएनओ बना तो उसके साथ 51 संस्थापक देश थे दोस्तों। और अक्टूबर मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी यूएनओ का सदस्य बना। वर्तमान में यूएनओ के 193 सदस्य देश है, जिसमें दक्षिणी सूडान देखो, कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूएनओ में जो आखिरी का सदस्य था, लास्ट सदस्य देश कौन शामिल जुड़ा, लास्ट में कौन जुड़ा? तो दक्षिणी सूडान जुड़ा था। 193 सदस्य देश है जो 2011 में यूएनओ में शामिल हुआ। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिकैप करेंगे क्या पढ़ा हमने कि यूएनओ की स्थापना। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और इससे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन, जो कि 10 जनवरी 1920 को की गई थी। लेकिन ये जो है विश्व शांति नहीं बना पाया, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, और इसके कारण बहुत सारा जन व धन की हानि हुई। और इसी के तहत यूएनओ की स्थापना हुई नई उम्मीद के साथ कि अब ये विश्व में सुरक्षा शांति कायम करेगा। इसके साथ 51 सदस्य देश जुड़े और उसके बाद भारत भी 30 अक्टूबर 1945 को जुड़ गया। और जो लास्ट का देश जुड़ा था वो कौन था? दक्षिणी सूडान, जो 193वां सदस्य देश था, जो कि 2011 में यूएनओ के अंदर शामिल हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है 2005 में यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए उठाए गए कदम। मतलब और ज्यादा बढ़िया, मतलब और ज्यादा सही तरीके से चलाने वाला जो संगठन बनाने के लिए या प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए? देखिए, शांति संस्थापक आयोग का गठन। यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया, जिसके उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मानव अधिकार परिषद की स्थापना। देखिए, 19 जून 2006 को मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई। यह यूएनओ के मानव अधिकारों के मामले को संभालने के लिए बनाई गई थी। अगला पॉइंट, आतंकवाद की निंदा करना। ठीक है, ताकि और अच्छे तरीके से कार्य करेगी यूएनओ, मतलब यूएनओ को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, प्रासंगिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या करा गया? आतंकवाद की निंदा। यूएनओ ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और इसे विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा मानते हुए कार्यवाही करने की आवश्यकता जताई। क्या जताई दोस्तों? कार्यवाही करने के लिए, ठीक है, क्या जताई? आवश्यकता जताई। देखिए, लोकतांत्रिक कोष का गठन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया? एक लोकतांत्रिक कोष का गठन किया गया। यूएनओ ने लोकतांत्रिक कोष की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देशों को लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में मदद करना था। ठीक है, अगला पॉइंट है
सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG का ध्यान केंद्रित करना। देखिए 2005 में MDG की स्थापना की गई, जिसे वैश्विक विकास और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से बुनियादी शिक्षा, मृत्यु दर में कमी और खतरनाक बीमारियों के नियंत्रण पर जोर दिया गया। तो दोस्तों ये हमारे 5 पॉइंट थे जो कि यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो कदम थे। ठीक है, तो ये वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर से या तो 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नहीं तो 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और इसलिए हम एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं। क्या पता इस टॉपिक को हम ना पढ़े और यही टॉपिक हमारे एग्जाम के अंदर आ जाए। तो दोस्तों हर एक टॉपिक को हमें समझना और लिखना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है 90+ मार्क्स करने हैं। तो एक भी जो टॉपिक है या क्वेश्चन है हमें नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट है, यूएनओ अमेरिका वर्चस्व पर लगाम क्यों नहीं लगा सकता। यूएनओ अमेरिका पर लगाम क्यों नहीं लगा सकता दोस्तों, हमें यह बताना है कि यूएनओ अमेरिका पर लगाम क्यों नहीं लगा सकता है। तो ध्यान दीजिए, अमेरिका की महाशक्ति या महाशक्ति स्थिति। देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया और वह अपनी सेना और आर्थिक ताकत के जरिए यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नजरअंदाज कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यूएनओ के बजट में अमेरिका का प्रभाव। देखो अमेरिका यूएनओ के बजट में सबसे बड़ा योगदान करता है और इनकी या इसकी वित्तीय ताकत उससे यूएनओ पर प्रभाव डालने की अनुमति देती है। अगला है अमेरिका प्रभाव। देखिए अमेरिका प्रभाव, यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है और यूएनओ कर्मचारी भी अमेरिकी नागरिक होते हैं, जिससे अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है। अगला पॉइंट है वीटो अधिकार। अमेरिका सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में वीटो का अधिकार प्रयोग कर सकता है, जिससे वह यूएनओ के निर्णयों को रोक सकता है जो उसके हितों के खिलाफ हो। ठीक है, मतलब अमेरिका के जो मान लो अमेरिका ने कोई निर्णय ले लिया जो कि उसके देश के खिलाफ है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। तो क्यों नहीं लगा सकता दोस्तों, क्या है अमेरिका की महाशक्ति स्थिति। ठीक है, यूएनओ के बजट में अमेरिका का प्रभाव और वीटो अधिकार। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा टॉपिक था कि अमेरिका पर यूएनओ लगाम क्यों नहीं लगा सकता। तो क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, जिसकी वजह से अमेरिका यूएनओ को भी नजरअंदाज कर सकता है अपनी सेना शक्ति के आधार पर। और यूएनओ के बजट में अमेरिका सबसे ज़्यादा योगदान देता है, जिससे अमेरिका का प्रभाव रहता है। अमेरिका का प्रभाव कैसे, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही यूएनओ का मुख्यालय है और यूएनओ के कर्मचारी भी सबसे ज़्यादा अमेरिका के ही हैं। वीटो का अधिकार है इसके पास। ठीक है, अमेरिका सुरक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिससे वह यूएनओ के निर्णयों को रोक सकता है जो उसके हितों के खिलाफ हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए यूएनओ के प्रमुख अंग। ठीक है दोस्तों, यूएनओ के प्रमुख अंग। तो देखिए यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला है महासभा, जिसे कहते हैं जनरल असेंबली। देखिए सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 2/3 बहुमत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। 2/3 मतलब 2/3, मतलब 3 में से 2 लोगों का राजी होना जरूरी है। ठीक है, अगला है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहती है, जिसमें 15 सदस्य हैं और इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। तो 5 सदस्य तो आपको पता ही है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, और 10 तो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, देखो देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों को हल करता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सचिवालय। देखिए यूएनओ के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है और महासचिव इसकी अगुवाई करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे यूएनओ के प्रमुख अंग थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है 4 मार्क्स में, आया ज़्यादा नहीं, 4 मार्क्स में, कि यूएनओ के अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे लिख देना, आपके एग्जाम में आएगा। तो आगे दोस्तों देखिए अगला है विश्व बैंक की स्थापना और कार्य। देखिए स्थापना क्या हुई, 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। देखिए
मुख्य कार्य क्या था? यह देश के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है और इसका उद्देश्य देशों के आधारभूत ढांचे, ग्रामीण विकास, सिंचाई और अन्य विकास कार्यों में मदद करना है। मतलब ये क्या करता है? विश्व बैंक लोन देता है देशों को, ठीक है। आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की विशेषता बतानी है आपको। देखिए, यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए विश्व भर में अभियान चलाता है, ठीक है। आगे, यह सरकारों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन पर रिपोर्ट तैयार करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। मतलब सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो उन पर ये प्रकाशित करते हैं किताब वगैरह, ठीक है। अगला है भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विरोध। देखिए, भारत में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विरोध किस आधार पर करते हैं? देखिए, कुछ देशों का मानना है कि भारत का परमाणु हथियारों के कारण स्थायी सदस्यता पर विचार किया जाना खतरे के संकेत हो सकता है। अगला, भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव को देखते हुए कुछ देशों का विचार है कि भारत स्थायी सदस्यता के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब पहला कारण तो है कि परमाणु हथियार है इसलिए, और दूसरा कारण है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तनातनी रहती है, इसलिए भी ये इसका विरोध करते हैं, स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं भारत के लिए, ठीक है। अब देखिए, यूएनओ में सुधार की मांग। देखिए, सुरक्षा परिषद में सुधार स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या मांग है? पहला, विकास से जुड़ी मुद्दे पर ध्यान। देखो, यूएनओ को शांति और सुरक्षा के अलावा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी ज्यादा ध्यान देने की मांग की जाती है। अगला, अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा प्रशासनिक सुधार। देखिए, यूएनओ के बजट और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की आवश्यकता जताई गई है। तो दोस्तों, यही थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो बस इसी क्वेश्चन को आपको लगाना है। ये वन शॉट वीडियो जो है आपकी 25 से 30 मिनट की होती है दोस्तों। हर एक वीडियो इतनी ही लेंथी होती है। आपको बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट जाके देखिए, ठीक है। और दोस्तों, पढ़ते रहिए और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे मार्क्स लाइए दोस्तों और निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।